सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मेरी हंसी छूट रही है और सर का चेहरा गंभीर है। मेरी हंसी छूट रही है क्योंकि पूरे देश ने जो कल एक अश्लील वीडियो देखा है, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो एक नेता है, बीच रोड पर क्या कर रहे हैं हम तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमारा तो पारिवारिक ये कार्यक्रम है। मेरे साथ सर है जो कि मेरे पिता के उम्र के हैं। ना मैं ऐसी बातें कर सकता बल्कि मेरे पिताजी से भी काफी वरिष्ठ है। पर मुद्दा ये है कि जब मैं चौथी क्लास में था और मैं पढ़ता था सनातन धर्म सरस्वती शिशु मंदिर में, और हमें जाया गया था पंजाबी बाग, और हमें नारे लगवाए थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो मैं ये खास करके दर्शकों और खास करके जो युवा पीढ़ी है उनको, उनके लिए ये कार्यक्रम है। तो जब हम छोटे थे तो हमें नारे लगवाए गए, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। ना ये हमें पता था, ना हमारे घर में किसी को पता था कि बच्चों को लेके जाया जा रहा है। बच्चे के पेरेंट्स से किसी से भी परमिशन नहीं ली गई। 92 आया, बाबरी मस्जिद तोड़ दी। एक ऐसा काला इतिहास भारत के, आधुनिक भारत के इतिहास में लिख दिया। बेशक पहले बहुत से मंदिर तोड़े गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से चर्च तोड़े गए और बहुत से बुद्ध विहार भी किसी समय तोड़े गए, लेकिन वो एक प्राचीन काल की बात थी। हाल ही में मैंने जनरल जेकब की एक किताब पढ़ी, जो कि बीजेपी के सदस्य भी रहे, गवर्नर भी रहे। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे जी के बारे में कुछ लिखा। बड़ा ही दिल को छूने वाली बात थी कि उन्होंने तब लिखा, कई सालों पहले लिखा, कि अभी बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही। कुशाभाऊ ठाकरे जी, उन्होंने एक शब्द यूज किया, क्यूबिकल, कि बीजेपी के ऑफिस में क्यूबिकल में, मतलब हिंदी में क्यूबिकल को कहेंगे तो दड़बा, कि एक दड़बे में कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपना अंतिम समय बिताया। मैं भी बीजेपी ऑफिस में, मेरे काफी संपर्क रहे। गोविंदाचार्य जी से एक बार मैंने 99 की वॉर के बाद, 99 के युद्ध के बाद गोविंदाचार्य जी से मैं मिलने भी गया। गोविंदाचार्य जी भी पार्टी से निकल गए। मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में जनरल जैकब ने लिखा कि मुरली मनोहर जोशी जी बहुत, सबसे बीजेपी में सबसे ज्यादा प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब कि हर चीज को सोच समझ के व्यवहारिक, जिसे कहेंगे व्यवहारिक नेता थे। लेकिन जोशी जी का भी जो ग्राफ था अगर हम देखें, तो उनको भी वो नहीं मिल पाया, वो प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाए। और फिर हम देखते हैं कि बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ और समझदार नेता थे, अच्छा, आडवाणी जी ने एक बात कह दी थी उस टाइम पे, जब वो पाकिस्तान गए तो उन्होंने जिन्ना की एक बात कह दी थी कि जिन्ना ने सेक्युलर वाली स्पीच दी। इसका बीजेपी ने और भारत की मीडिया ने बहुत विरोध किया। हालांकि वो उन्होंने सच कहा था, कुछ गलत नहीं कहा था। अगर कूटनीतिक रूप से भी देखा जाए तो आडवाणी जी ने ये बात एकदम सही कही थी, क्योंकि ये प्रश्न उठाता है उस पाकिस्तान पे जिस पाकिस्तान ने अपने यहाँ से करोड़ों हिंदुओं को निकाल दिया। ये प्रश्न उठाता है उस बांग्लादेश पे कि जब आपने सेक्युलर के नाम पे देश बनाया, बहुत से लोग कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, नहीं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पीच दी, और उस स्पीच को उनकी मौत के बाद वहां के जो नेता आए उन्होंने दबा दिया, और फिर उसको दबा के पूरा कत्लेआम शुरू किया हिंदुओं का। तो आडवाणी जी ने सही बात कही, लेकिन आडवाणी जी का उसी समय विरोध हो गया। और अब आते हैं मौजूदा समय पर। बहुत से लोग वाजपेयी जी के बारे में भी कहते हैं कि वाजपेयी जी को भी कहीं ना कहीं, हालांकि उम्र तो उनकी हो गई थी, तो उनको भी कहीं ना कहीं पीछे किया गया। अभी हाल ही में हमने देखा कि कर्नल सोफिया को लेकर जो बयान आए, जो विवादित भाषण हुआ, उसके बाद हमने देखा कि एक प्रोफेसर जो कि मुस्लिम है, उनकी पोस्ट पर उनको सीधा उठा लिया गया, और जो बीजेपी के नेता विधायक है उनको तो कुछ नहीं हुआ। हालांकि वो पोस्ट मैंने इंग्लिश में पढ़ी, तो जो वहाँ की महिला आयोग की हेड है, और मैंने उनके इंटरव्यू भी सुने और वो इंग्लिश भी पढ़ी, उसकी इंग्लिश में जो पोस्ट थी वो भी पढ़ी, उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। अच्छा, उनको समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रही हैं। जब उनसे जर्नलिस्ट पूछ रही है कि भैया आप बताओ तो सही क्या गलत लिखा है, वो अपनी एफआईआर की कंप्लेंट बताई जा रही है, वो नहीं बता रही कि लिखा गया है, जो कि सब अखबारों में छप गया। और अभी कल जो ये घटना सामने आई है, तो हाईवे पर, 8 लेन का हाईवे, बीजेपी ने बड़े अच्छे हाईवे बनाए, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी को एक
कमी रह गई कि वो हाईवे पे कुछ कमरे बनाने चाहिए थे अपने नेताओं के लिए, ताकि वो अश्लील हरकतें, पूरा देश शर्मसार। मतलब ये, हम पाकिस्तान पर लेके, देश को लेके चिंतित हो रहे हैं, हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए, हमारे, मुझे एक किसी ने कहा, अब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, उन्होंने कहा कि एक सरहद पे लगभग 200 नागरिक हमारे मारे गए। मैं पुष्टि नहीं करता कि मुझे नहीं पता, कई बातें बड़ी बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है। आज मैंने एक इंटरव्यू देखा, राहुल गांधी गए तो वो कह रहे हैं हमें 1,20,20,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, मेरा 15 लाख का मकान टूट गया। हमें बताया नहीं गया कि भाई बमबारी हो रही है। तो पूरा देश आज भी जो है ना, आज पूरा देश अभी भी सोच रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भारत के लोग भी सोच रहे हैं, पाकिस्तान के भी सोच रहे हैं। और ऐसे में ऐसी हरकत, तो मैं यहाँ पर सर आपका स्वागत करता हूँ। तो हमारे साथ है धन्यवाद। माननीय अमृतलाल रावल जी। ये धन्यवाद। टॉपिक ये टॉपिक हंसी से शुरू हुआ, लेकिन असल में ये हंसी का नहीं है, ये बहुत चिंता का विषय है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सिद्धांतों के रूप में, सिद्धांतों के तौर पर आज फेल हो गई है। मुझसे भी किसी ने फेसबुक पे पूछा, किसी बाबा साहेब जी के अनुयायी ने पूछा कि ये बीजेपी का हो क्या रहा है, मतलब सबकी चिंता है बीजेपी को हो क्या रहा है। मेरा तो मानना ये था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो जिस तरह से उनको नेताओं को शिक्षित करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और बस खाना पूर्ति के लिए भीड़ है। तो सर आप के अब आपके विचारों को मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक रखें कि क्या हो गया बीजेपी को। धन्यवाद निखिल जी, मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। ऐसा है जी कि मैं इस मामले में कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, ना ही मैं इतना नजदीक हूँ किसी भी बीजेपी के लीडर के साथ, या किसी भी मतलब बीजेपी के जो बड़े नेता जो है उनके मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। तो इसलिए मैं जानता नहीं कि क्या बात हुई है। जो आपकी सिर्फ ये है कि जो आपने मुरली मनोहर जोशी की बात की, और दूसरे जो पुराने थे अडवाणी जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अडवाणी जी जो गए थे मीनार पाकिस्तान में, वो बहुत गलत किया था उन्होंने। मतलब जिस आदमी ने इतने उसकी जिसकी जिद को पूरा करने के लिए 20 लाख लोगों ने अपनी जान दी, और अपने घर बार छोड़ के इधर आ गए और कुछ इधर से उधर चले गए, तो ये बहुत बड़ी एक त्रासदी थी जो जो मतलब 75 साल पहले हुई थी। और उस आदमी की मजार पे जाके जो है ना कहना कि यू आर सेकुलर, सेकुलर कहाँ से थे? जिन्ना की जो जो है जीवनी मैंने पढ़ी है, बायोग्राफी, तो उसमें सभी एक कहते हैं कि जो है ना उसने ठीक नहीं किया। जामा मस्जिद के ऊपर एक भाषण दिया था एक मुस्लिम लीडर ने, और उसने कहा था कि ये जो जिन्ना आपको भड़का रहा है भारत से जाने के लिए, ये ठीक नहीं कर रहा। और ये जो स्पीच थी, मैंने सारी की सारी स्पीच थॉट्स ऑन पाकिस्तान के बैक पेज पे छपी है पीछे। उसकी स्पीच मौलाना आजाद थे शायद जिन्होंने कहा। तो ये सारी स्पीच मैंने उसमें छापी है। और ये जो है मतलब अडवाणी जी वहां चले गए, तो ये उन्होंने गलत किया, उन्होंने ठीक नहीं किया। क्योंकि ये तो जिस देश में वो राजनीति कर रहे हैं, और 8 या 9 बार वो पार्लियामेंट में गए हैं जिस कौम की वजह से, अब वो उसी कौम को ये तो धोखा देने वाली बात है। और वाजपेयी जी ने के बारे में भी आपने कहा, तो मैंने जो न्यूज वो जो तीन मूर्ति हाउस जो है, जो नेहरू मेमोरियल है, उसमें एक सेमिनार हुआ था। तो मैंने उसमें कहा था कि मैं मतलब उनके पास गया था, अटल जी के पास, एक मैगजीन लेके। वो मैगजीन
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की एम्बेसी जो है दिल्ली में, उन्होंने छापी थी। और उसमें कश्मीर का नक्शा बहुत गलत छपा हुआ था। काफी लंबे, काफी बड़े हिस्से को तो दिखाया गया था पाकिस्तान का हिस्सा, और बाकी हिस्से को डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा गया था। तो मैंने अटल जी को वो दिया, और उन्होंने वो देखा, तो उन्होंने कहा हाँ वाकई नक्शा तो गलत है। मैंने कहा जी आप इसके बारे में जो है ना आप लोकसभा में सवाल कीजिए, क्योंकि जब वो रामलीला ग्राउंड में भाषण देते थे अटल जी, तो वो कहते थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो अब वो जब वो आ गए लोकसभा में, और दो मतलब उनके एमपी थे, एक अडवाणी जी थे और एक ये अटल जी थे। तो मैंने कहा जी आप कम से कम सवाल तो पूछिए कि एक देश की, अमेरिका की मैगजीन है, अमेरिकन एम्बेसी की, तो आप प्लीज इसके बारे में पूछिए। मैं नहीं जानता उन्होंने पूछा या नहीं पूछा, ना ही मुझे कोई उसका जवाब आया। मैं उनको कन्विंस करके आया था, अपना नाम पता वगैरह सब दे के आया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद वही नक्शा जो है ना टाइम मैगजीन में छपा था 2003 में। तो मैं टाइम मैगजीन के ऑफिस में गया संसद मार्ग पे, और मैंने वहां एक प्रोटेस्ट लेटर दिया कि ये जो है ना ये ठीक नहीं छपा। और उन्होंने छापना बंद नहीं किया, तो मैं फिर राष्ट्रपति भवन गया, वहां मैंने कंप्लेंट की कि जी ये जो है ना नक्शा छपा है ये गलत है, और इस नक्शे को करेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब जो मैगजीन एक गलत नक्शा छापती है भारत, भारत की बाउंड्रीज के बारे में, भारत की सॉवरेंटी के बारे में करती है, भ्रम पैदा करती है, तो ऐसी मैगजीन को बंद किया जाना चाहिए, चाहे वो टाइम हो या स्पैन हो, दोनों मैगजीन को। तो लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर मुझे चिट्ठी आई राष्ट्रपति भवन से कि आपका जो मेमोरेंडम है वो हमने होम मिनिस्ट्री को भेज दिया है। और मिस्टर अडवाणी जो है उस समय होम मिनिस्टर थे। जब तक वो रहे वो नक्शा ऐसे ही छपता रहा, बाजारों में मिलता था। अजमल खान रोड के ऊपर जो लोग खड़े रहते हैं नक्शा बेचने के लिए, मैं उनके नक्शे बहुत गौर से देखता था, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अब जो नक्शा नजर आता है जो लोग बेचते हैं वो ठीक है। मतलब नक्शा वही छपना चाहिए भारत में जो सर्वे ऑफ इंडिया छापता है। बाकी सारे नक्शे जो है ना अवैध हैं, और वो हमारे संप्रभुता के ऊपर हमला है। तो इसलिए अडवाणी जी ने ठीक नहीं किया, और ना ही उन्होंने कोई नक्शा ठीक करवाने की कोई चेष्टा की। क्योंकि जो आदमी इतना बड़ा बड़ा वो देता है, क्लेम करता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ऐसे आदमी का क्या मतलब। मैंने तो अपना काम किया, मैं तो गया वहां लेके नक्शा अटल जी को दिया, और उन्होंने कहा हाँ नक्शा तो गलत है। तो मतलब आप एग्री करते हैं तो फिर आप सवाल पूछिए। सवाल ही तो पूछना था ना लोकसभा में, और तो कुछ करना नहीं था। मुझे नहीं पता उन्होंने पूछा है नहीं पूछा, क्योंकि कोई मुझे खबर भी नहीं आई, ना ही अखबारों में आया। जी तो सर। कहीं ना कहीं कमी तो है। और जो मौजूदा हालात हैं, आप अभी भी न्यूज़ तो देखते होंगे, जो मौजूदा हालात में जो मैंने चर्चा करी, इस बारे में भी क्या लगता है आपको, किस दिशा में जा रही है बीजेपी? ऐसे ही जो मतलब 26 लोगों को का कत्लेआम किया गया उसमें गुलमर्ग में, मतलब पहलगाम में, तो वो बहुत ही एक घटना, बहुत दर्दनाक घटना थी, बहुत ही विभत्स घटना थी। और ये इसके पीछे जो लोग हैं उनको ढूंढ के उनको सजा दी जानी चाहिए। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जो हमारे छुपे हुए योद्धा हैं वो नहीं, ज्यादा। सजा सजा की बात है। मेरे कश्मीर के मित्र से बात हुई, जो कि मुस्लिम है। उसके अंदर भी एक ये था कि भैया जो करना है इंडियन गवर्नमेंट करे ना, पूरा काम करे। ये नहीं है कि अभी कर दिया, मरहम लगा दिया और फिर घाव फिर आ जाए। और जो लोग जैसे गुरदीप सिंह जी भी आते हैं जो पंजाब से हैं, उन्होंने भी चिंता जाहिर करी, भाई ये बार बार होता है वहां से, अब हुआ है। अब पठानकोट में लोग शहीद हुए, जम्मू में लोग शहीद हुए, वो वहां पर कौन सी जगह है? कश्मीर के आगे पुंछ में लोग शहीद हुए।
तो अब आतंकवाद तो इससे खत्म होगा ही नहीं, वो तो अब नहीं होगा, वो तो हर साल और हो ही रहा था, लगातार हो रहा था इस तरफ। तो ये अब जो लेकिन सैद्धांतिक रूप से बात आ रही है बहुत जगह पर, और जो नेता इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब जो महिला आयोग है कि महिला आयोग की जो हेड है वहाँ की, अ, हरियाणा की, जब उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने इनको, तो प्रोफेसर है, हरियाणा के अंदर है, इनको तो आपने बुक कर लिया, इन पे एफआईआर कर दी, इनको आपने अरेस्ट कर लिया, अगर जो दूसरे राज्य के आपके नेता हैं, विधायक हैं, वो गलत बोलते हैं, आप ये मानते हैं कि गलत है? वो कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि उन्होंने गलत बोला। बीजेपी की नेता कहती है, जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो कहती है हाँ मैं मानती हूँ गलत बोला। तो जर्नलिस्ट उनसे पूछती है, तो आपने जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसको क्यों नहीं लेटर लिखा कि वो ले? तो ये बीजेपी की नेता कहती है कि नहीं, वो ना मेरे अंडर में नहीं आता। तो इसे कहते हैं सफेद झूठ बोलना, आंखों में, दुनिया की आंखों के सामने झूठ, आंखों में धूल झोंकना, मीडिया में बैठ के 140 45 करोड़ लोगों के आगे झूठ बोलना। जर्नलिस्ट ने तो कितनी सिंपल बात बोली, बच्चा बच्चा जानता है, इसको थोड़ी कानून की जानकारी हो कि अगर वो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आपके न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता, तो आप, महिला आयोग में भी बीजेपी है, आप महिला आयोग जो राष्ट्र में की जो महिला आयोग है, सेंटर में बीजेपी है, केंद्र में, तो आप राष्ट्रीय जो महिला आयोग का जो राष्ट्रीय बॉडी है, उसके हेड को आप लेटर दीजिए, वो तो एक्शन ले सकती है, वो आगे स्टेट को तो रेफर कर सकती है। लेकिन इतना आंखों में सीधा धूल झोंक रहे हैं, ये किस तरह की लीडरशिप है? आप देखिए कि ब्यूरोक्रेट्स आज जो है ना, कई ब्यूरोक्रेट जो है ना वो मिनिस्टर बन गए हैं। तो शुरू से जब बीजेपी ने कि सारे यशवंत सिन्हा अलग हो गए, कई नेता जो सीनियर नेता थे सब अलग हो गए, जसवंत सिंह जी अलग हो गए थे, लीडर्स जो जुड़े हुए थे लोगों से वो अलग हो गए, और ब्यूरोक्रेट्स को आपने बना दिया मंत्री। तो अब ये किस तरह के लीडर्स नए पैदा हुए हैं? और आम दिन एक घटनाएं आती रहती है, गले में मफलर डाल लिया और बन गए पूरे धर्म के रक्षक, और लोगों को मारा जा रहा है। तो ऐसे बीजेपी ही की जो लीडरशिप ब्यूरोक्रेट। आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गई है? अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चुनाव से पहले मुजरे वाली भाषा की मुजरा करते हैं। एक इनके नेता थे, नेता ही है वो, इनके इनके पूंजीवादी नेता हैं बाबा रामदेव, उन्होंने पहले कह दिया था कि राहुल गांधी के हनीमून मनाने जाते हैं। मतलब उनको इतनी शर्म भी नहीं आई कि 20 करोड़ दलितों के घर में के हनीमून मनाने जाते हैं, तो उनको इतनी शर्म भी नहीं आई थी। तो ये शुरू से ही जो है ना ऐसे ऊट पटांग भाषण बोल रहे हैं। तो ये, मतलब इसे मैं कहूंगा कि आप एक बार बताइए, इसे परिपक्व राजनीति कहेंगे? जैसे हमने ट्रम्प के ऊपर भी बात करी कि ट्रम्प ने जैसे जेलेंस्की के साथ किया, जैसे भारत के बारे में ऊटपटांग बोल देते हैं वो कुछ भी। इज इट डिप्लोमेसी? क्या ये कूटनीति है? क्या ये राजनीति सही है, स्वस्थ राजनीति है देश में? ऐसा जी कि जो भी राजनेता है उनको अपनी जुबान पे तो लगाम रखनी ही चाहिए। अगर वो जुबान पे लगाम नहीं रखते तो फिर वो हमेशा इस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और अपना नुकसान करते हैं, अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं, समाज का नुकसान करते हैं और देश का भी नुकसान करते हैं। अब जैसे पीछे एक मिनिस्टर है उनके ऊपर मतलब कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर जो है ना वो एफआईआर होनी चाहिए। तो कोर्ट को जो है ना इंटरफेयर करना पड़ा, कहना पड़ा कि एफआईआर होनी चाहिए। तो ये एफआईआर तो वैसे ही हो जाती है, अपने जो पुलिस के ऑफिसर हैं उनको ही कर देनी चाहिए थी। किसी के दबाव के नीचे आके काम करना जो है ना ठीक नहीं है किसी पुलिस के, चाहे वो किसी भी राज्य की पुलिस हो। और जहां तक वो बात है मतलब वुमेन कमीशन की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली की जो है दिल्ली डीसीडब्ल्यू है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, इसमें मैं गया था, फोन करके गया था कि मैं आ रहा हूँ एक कंप्लेंट दर्ज करनी। तो मैं जब पहुंचा तो आधे घंटे में मैं पहुंच गया था, मोटरसाइकिल से गया था।
तो वो मतलब जाते ही मुझे गार्ड ने कहा गेट के ऊपर ही कि कोई नहीं है दफ्तर में, सब चले गए। 10:30 बजे का टाइम था, 10:30 या 11 बजे का। और मतलब वो सब के सब चले गए थे। अगले दिन फोटो छपी, वो जो चेयरपर्सन थी अ, उसकी फोटो छपी, वो राजघाट में बैठी हुई थी। मतलब राजघाट में क्यों, अपनी कुर्सी छोड़ के वहां क्यों चली गई? यानी वो मेरी कंप्लेंट जो है ना लेना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए चली गई। और सबको कहा भी आप चले जाओ, बंद कर दो तो चली गई। तो इसलिए जब तक कमिटेड लोग नहीं होंगे, ऐसे लोग नहीं होंगे जो मतलब रोकना चाहें, औरतों के प्रति जो अन्याय होता है उसको जब तक रोकना नहीं चाहेंगे तब तक ये हो नहीं सकता। अब उस लेडी को तो राज्यसभा की टिकट मिल गई, वो तो राज्यसभा में चलेगी, उसकी जिंदगी सेट है। तो बात यह है, इस तरह के जो केवल कुर्सियों के पीछे जो लोग भागते हैं वो कुछ कर नहीं सकते। और कुर्सियों के पीछे भागने वाले लोग ज्यादा सफल नहीं होते जिंदगी में। एक आधी कुर्सी पा लेंगे, पेंशन मिल जाएगी, बस जिंदगी सेट है, अपना ठाठ से जिएंगे। कोई लक्ष्य नहीं है जिंदगी का। मैं एक बड़ा मजेदार बात बताना चाहता हूँ, गवर्नेंस की। गवर्नेंस की बात, ई गवर्नेंस की बात बीजेपी के समय हो रही है। आज मैं गया पॉल्यूशन के लिए, तो पॉल्यूशन ने चेक कराने, तो उन्होंने कहा भाई आप ना इलेक्ट्रॉनिक, आपको नई नंबर प्लेट चाहिए। अच्छा, उस पे मैंने 2 साल पहले ना, उसकी एक वेबसाइट है माई करके, कोई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, माई उस गवर्नमेंट, माई करके की इलेक्ट्रॉनिक, तो मैं दो माई साल से गवर्नमेंट। ट्राई कर रहा हूँ। तो वो 2 साल से ना मेरा मेरा उसमें डाटाबेस ही नहीं आ रहा। जबकि मेरा डाटाबेस जो ट्रैफिक पुलिस जब चेक करते हैं उनके डाटाबेस में, वो मेरे व्हीकल का डाटाबेस उनमें आ जाता है। माई बी आर एस करके .com करके वेबसाइट, उस पर आ नहीं रहा। तो मैंने कहा अब चलो, अब फिर ट्राई करते हैं, बहुत टाइम हो गया, अब तो कुछ अपडेशन होगा। तो मैंने उनकी वेबसाइट एक खोली, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम वेबसाइट थी। मैंने उस पर किया और उस पर एंट्री करी मैंने, और वो पेमेंट हो गई 1300, 1295, 1300 रुपये के आसपास। उन्होंने कहा भाई मेल, वापस मेल आएगा आपको, वो आएगा। मैंने कहा भाई मेल आएगा ना, मेल आया थोड़ी देर में, ना कुछ आया। मैंने थोड़ा ध्यान से चेक किया। अच्छा, ऊपर का पैटर्न बिल्कुल सेम था वेबसाइट का, लेकिन माई बी आर एस .com की जगह माई बी आर एस .co है। अब फोन में .co और .com तो नजर नहीं आया। फिर मैंने उस पे दिए हुए नंबर पे बात करी। जब बात करी नंबर पे, उससे पहले मैंने नेट पे चेक किया, तो नेट के ऊपर मैंने देखा सेम टू सेम गवर्नमेंट के पैटर्न पे कई वेबसाइट्स बनी हुई है। इसका मतलब ये पूरा धड़ल्ले से डिजिटल फ्रॉड हो रहा है। गवर्नेंस कुछ नहीं है, इसको रोका नहीं गया। जो उसी वेबसाइट पे नंबर दिया था उस पे मैंने बात करी, बड़ी मुश्किल से नंबर लगा। हालांकि मेरी बात हुई, वो कहती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं, जो अब देखिए कितने समय से 1.5 अरब हिंदुओं के फोन पर एक मैसेज आता है कि साइबर फ्रॉड पे, कि 11390 पे करें, ठीक है। रोज ये हाँ जी। मैसेज अरबों बार रिपीट होता है। मेरा आज का ई गवर्नेंस का आप देखिए कि मैंने साइबर क्राइम की वेबसाइट पे 1.5 घंटे तक लगा रहा, मैं कंप्लेंट नहीं फाइल कर पाया। कभी उसका ओटीपी नहीं आ रहा टाइम पे, कभी वो कुछ हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। 5 बार मैंने 1390 पे फोन किया। 5 बार करने के बाद 2 बार लगाने, 3 बार वहां से जो भी महिला थी उसने फोन काट दिया। अब मैंने एक कंप्लेंट भेजा है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल, जो है सीएम को, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को। उसमें मैंने तीन तीन कंप्लेंट करी है कि एक तो जो फ्रॉड हो रहा है, इतनी सारी वेबसाइटें खुल रही हैं, कितने लोगों का 1300 रुपये जाता होगा, वो आप करिए। दूसरा, मेरा देखिए कि मेरा रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा है जब ट्रैफिक, जब आता पुलिस में आता है। तीसरी मैंने कंप्लेंट करी है, आपने देखा होगा गवर्नेंस कुछ है ही नहीं, कि एलईडी लाइट्स लग गई है व्हीकल्स के अंदर जो आंखों में चुभती है, और धड़ल्ले से लग रही है, और उस पर कोई रोक ही नहीं हो रही। सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर जो एन वोरा बीजेपी के काल में रहे, गवर्नर रहे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने किताब लिखी, जो मैंने इस पे पहले भी बात करी है, ये वो किताब है। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, लेकिन हम आतंकवाद पे बात करते हैं, ठीक है, हम युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, उसका एक अपना कारण है। लेकिन आज तक आप देखिए तो ढंग से रिफॉर्म नहीं हो पाए हैं। पुलिस पुलिस को किस तरह से हमारे नेता लोग धमकाते हैं आज के डेट में, हमने देखा कि हरियाणा से भी एक वीडियो निकल के आया। इसमें एक रिपोर्ट भी है कि भैया आप पुलिस को कम से कम 2 साल तो कंपलसरी टिकने दो, 2 साल या जितना उसका रिटायरमेंट का समय है।
ये रिफॉर्म तो मेरे ख्याल से अभी कोई नहीं आया है। तो बीजेपी रिफॉर्म कर नहीं रही, गवर्नेंस कुछ कर नहीं रही। ये तो एक एग्जांपल है, गवर्नमेंट की हर वेबसाइट का ये हाल है। मैं तो ऑनलाइन बहुत सालों से बैठ रहा हूँ, चीजों को देख रहा हूँ। यूरोप के आप गवर्नमेंट्स की वेबसाइट देखिए, आज से नहीं, मैं कई सालों से देख रहा हूँ। उनकी वेबसाइट्स एक से बढ़कर एक है। यहाँ पे इतनी कम्बरसम वेबसाइट होती है और इतना पैसा दिया जाता है। तो अच्छा जी, कि मेरा बीजेपी का जो है ना, ओरिएंटेशन बीजेपी का ओरिएंटेशन एक कार्ड था। आपको लगता है कि अब जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, गवर्नेंस नहीं हो रही है, तो बीजेपी क्या भविष्य में संभाल पाएगी भारत को? इसी बात पे। साइबर क्राइम तो बहुत बढ़ रहा है जी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पेट्रोल लिया पूसा रोड से, एक पेट्रोल पंप है, तो मैंने कार्ड से पेट्रोल लिया, डेबिट कार्ड से पेट्रोल लिया मैंने। तो पेट्रोल तो मिला एक बार, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे कटे 2 बार। तो जो बैंक है वो पेट्रोल पंप के पीछे ही है, तो वहां से जाके अपनी पासबुक जो है ना अपडेट करवा लाया। और मैंने उसको बताया, देखो ये आपने पेट्रोल तो एक बार दिया और पैसे कट गए मेरे 2 बार, तो आप वापस करो पैसे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो अब वही मतलब बैंक ही आपको वापस करेगा, क्योंकि ये पैसे बैंक में चले गए। तो फिर मैं अपने बैंक में गया कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए, आर के पुरम। तो उन्होंने भी कहा जी कि पेट्रोल पंप ने पैसे लिए, तो वही वापस करेगा, बैंक क्यों आपको पैसे वापस करे। उन्होंने मेरी रिटर्न एप्लीकेशन भी नहीं ली। मैं लिख के ले गया था एप्लीकेशन, वो भी नहीं ली उन्होंने। तो फिर वो कहते हैं जी कि आप जो है ना, आरबीआई कहता है जो वेबसाइट है इसके ऊपर आप कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। तो मैंने आरबीआई कहता है कि ऊपर किया, तो वो उन्होंने जो पूछा मैंने बता दिया, लेकिन मुझे ना तो पैसे मिले हैं और ना ही पेट्रोल मिला। दूसरी बात मतलब, तो ये जो फ्रॉड तो साइबर क्राइम के बहुत होते हैं। जब ये कार्ड चला था, ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड चले थे, तो मैं एक बैंक है कनॉट प्लेस में, वहां पर मैंने एक अकाउंट खोला, तो उन्होंने मुझे दे दिया अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, इससे बहुत फ्रॉड होता है। कहते ही नहीं, कोई फ्रॉड नहीं होता। मैंने कहा मैडम आप मुझे अपना दीजिए, जो है ना डेबिट कार्ड दीजिए, मैं आपके सामने 1 लाख की शॉपिंग करके दिखाता हूँ। तो उसने मना कर दिया। मैंने कहा जी ये सब हो जाते हैं फ्रॉड, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और ये हो जाते हैं। तो अब वही बात सामने नजर आ रही है ना, तो नहीं, मैं मुझे आपको उसने यहाँ पर पेट्रोल दिया। एक और उदाहरण दूंगा। जब बीजेपी आई थी नई नई, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट थी जो कि पोर्न वेबसाइट थी, और आते ही उन्होंने उसको रोका। अच्छा है, मैं कहता हूँ चलो रोक दिया, फिर भी अच्छा है बुरा है वो एक अलग डिबेट है, चलो उन्हें रोका, ठीक है, अच्छा है, हम अच्छा मानेंगे। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला इस तरह की वेबसाइट चल रही है फ्रॉड की। मतलब बीजेपी की जो ओरिएंटेशन है वो यही है ना, कि भैया चमकाओ, दिखाओ हम ये हैं और हम वो हैं। लेकिन अंदर से खोखली पार्टी हो चुकी है। जब आपका बौद्धिक जो थिंक टैंक है, वो थिंक टैंक क्या थिंक टैंक है? पता नहीं थिंक टैंक में मैं तो जानता नहीं, मैं तो कौन है उस टैंक में, कोई है भी या नहीं। क्योंकि मैं तो जो एक थिंक टैंक था जो आईएएस के बच्चों को ट्रेनिंग देता था इंटरव्यू की, उसमें मैं जाता था। वो बुलाते थे तो मैं जाता था। 10 साल में गया हूँ, 2014 से लेके और 2024 तक। और इस साल भी मैं किसी एक दूसरे थिंक टैंक में मैं गया हूँ। मतलब जो मैं समाज के लिए कर सकता हूँ मैं करता हूँ, और इसमें कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं थे। तो मैं तो जो समाज सेवा कर सकता हूँ करता ही हूँ। लेकिन ये लोग जो है मतलब पता नहीं क्यों वो इतने हैं। फ्रॉड तो आजकल बहुत हो रहे हैं, मेरे साथ भी हुआ है। मुझे याद है कि एक समय मेरे एक मित्र थे, मित्र है मतलब, वो बीजेपी के बहुत फैन रहे। तो वो एक प्रश्न करते थे जो बहुत अच्छा था उस समय, जब लीडरशिप थी जिसमें काफी बुद्धिजीवी नेता थे। तो वो नाम लेते थे कि ये है कांग्रेस में कौन है, बीएसपी में कौन है। नजर आना चाहिए, मतलब लोग नजर आना चाहिए भाई, बुद्धिजीवी लोग नजर आए समाज को। आज ऐसी स्थिति है? आपको लगता है कि कुछ नजर आते हैं? मुझे तो नहीं कोई नजर आ नहीं रहा, मैं तो जाता भी नहीं अब कहीं।
ना ही वो बुलाते हैं ना मैं जाता हूँ, क्योंकि ये कोई एक जगह में गया था तो वो जो थे वो कहते हैं जी मैं आपको जानता नहीं। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने तो आपके कई बार दर्शन किए हैं। तो ये कह के मैं आ गया। तो अब जितनी आदमी में अकल होगी उतनी वो बात करेगा। तो इसलिए जो है ना, मेरा आना जाना कहीं होता नहीं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मैं विश्व हिंदू परिषद के स्कूल में पढ़ा 5वीं तक। उसके बाद मैं दयानंद एंग्लो वैदिक आर्य समाज स्कूल में पढ़ा। लेकिन मेरा मानना है कि, और मैं 1 साल राधा स्वामी के स्कूल में भी पढ़ा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं, इसमें संस्कार बहुत अच्छे दिए जाते हैं। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हमें बचपन में बताया गया था कि जो अरुण गोविल राम का जिन्होंने कैरेक्टर निभाया था, वो भी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े थे कि बड़ों का जैसे सम्मान करना है। और उस समय हमें वो जो घटना हुई थी उसके अलावा कभी कोई कट्टर हिंदूवाद इस तरह का कुछ नहीं पढ़ाया गया था, और हमारी क्लास में मुस्लिम बच्चे भी पढ़ने आते थे। तो कहीं ना कहीं जो विचारधारा थी। अच्छा, 1977 में सरकार बनी थी जो जनसंघ की, उसमें मैंने उसकी स्पीच देखी। आप तो वरिष्ठ हैं, आपको पता होगा। उस समय बीजेपी, जो बाद में बीजेपी बनी जनसंघ, उसने कहा था कि भाई हम इसराइल का मुद्दा को देखेंगे। और दिल्ली के शाही इमाम थे जमा मस्जिद के, वो भी आए थे। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम इसराइल के मुद्दे को देखेंगे। इसको फिलिस्तीन के मुद्दे को हम देखेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आज ये फिलिस्तीन के मुद्दे पर कुछ रुख ले रहे हैं? तो जैसी हालत है वहां पर। बात ये है कि आज ये अखबार में आया है कि अमेरिका में दो इजरायली जो डिप्लोमेट्स थे उनको मार दिया है किसी पैलेस्टीनियन ने। मतलब एक आदमी ने जो कहता था कि लिबरेट पैलेस्टाइन। तो इस तरह के की हरकतों से जो है ना, फिलिस्तीन की जो के प्रति जो सहानुभूति है वो चली जाती है। अब उनको एक ऐसे डिप्लोमेट जो शादी करने जा रहे थे, जो एंगेजमेंट करने जा रहे थे, और जो आदमी था उसने रिंग खरीदी थी। ये अखबार में आया टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसने रिंग खरीदी, कोई अगले हफ्ते हम शादी करेंगे, तो उन दोनों को मार दिया। अब ये तो मतलब ये गलत है ना। अगर आपने कुछ कहना है तो से इट थ्रू प्रॉपर चैनल्स। और उसी तरह से जो है ना, अक्टूबर 24 अक्टूबर 24 को जो है ना, कई लोग घुस गए इसराइल में और मार दिया लोगों को और बंधक बना के ले गए। तो ये तो एक किस्म का हमला है। जैसा हमला पहलगाम में हुआ ये आप वैसे ही सही वो कह रहे हुआ। हैं। इसके अंदर मैंने भी एक रिपोर्ट देखी है कि जो हमास है ना, हमास फिलिस्तीनियों को भी मार देता है जो उनका विरोध करते हैं। जो हमास के लोग हैं, वो अंदर अपने फिलिस्तीनियों को मार देते हैं विरोध करने पे। पर फिर भी एक बीजेपी की जो पॉलिसी है, ये तो खैर अभी हाल फिलहाल की बातें हैं। पिछली सरकार में क्या पॉलिसी रही थी? इसलिए मतलब कांग्रेस की सरकार में बीजेपी के पिछली सरकार में वाजपेयी जी के समय, किस मामले में? फिलिस्तीन को लेकर, तब तो शायद यासिर अराफात भी जिंदा थे। उस समय हाँ क्या जी। क्या पॉलिसी रही थी, कुछ बताएंगे इस बारे में? बात यह है कि मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं, मैं ज्यादा कांटेक्ट में नहीं था। और मैं तो जब अटल जी को मैं वो दे के आया मैगजीन, स्पैन मैगजीन, और कोई एक्शन नहीं हुआ, तो मेरा मन बहुत खट्टा हो गया। हालांकि मैं काफी जाता था, उनकी मीटिंग अटेंड करता था। रामलीला ग्राउंड में मैं जब मैं 16-17 साल का था तो मैं दरिया में बिछाता था वहां। और मैं सोचता था मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो दैट मैन डिसअपॉइंटेड। और मैंने नेशनल वो जो नेहरू मेमोरियल में भी कहा था कि मतलब वो देशभक्त नहीं था। मेरा एक कुलीग था रामनिस कॉलेज से, वो आया और मेरे कॉलेज में बैठ के, स्टाफ रूम में बैठ के वो रो रहा था। मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा ये कौन है और क्यों रो रहे हैं? तो मुझे बताया कि जी ये वहां से है, रामनिस कॉलेज से, और जो अटल जी हैं वो इनके घर में आते जाते रहते हैं। तो मतलब इस तरह से तो उनका बिहेवियर था। तो ऐसे लोगों का बिहेवियर जो है ना, मतलब वो उससे मन खट्टा हो जाता है।
अब प्रमोद महाजन थे, वो भी सुना है उनको गोली मार दी उनके बड़े भाई ने। क्यों मारी? वो तो घर का कोई प्रॉब्लम थी, भाभी के साथ कुछ गड़बड़ थी। लेकिन बात यह है कि चरित्रहीन लोग जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, और ना ही उनको बढ़ना चाहिए। ये कुदरत जो है ना, उनको पकड़ लेती है कहीं ना कहीं। इसलिए ये ठीक नहीं होता, क्योंकि पब्लिक लाइफ में आने के लिए आदमी को खुद साफ रहना चाहिए। जी। एक्चुअली आपको याद होगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो वोटर बन चुके हैं। कांग्रेस के भी कुछ नेता थे, अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि एक वरिष्ठ वकील के साथ अभद्र कार्य करते हुए पकड़े गए थे। वो रिकॉर्डिंग हो गई थी। उसके अलावा कांग्रेस के जो नेता थे, राज बब्बर, शीला दीक्षित, ये ऐसे नेता थे जिन्होंने इतनी असंवेदनशील बातें कहनी शुरू कर दी थी। शीला दीक्षित जी ने तो ये कह दिया था, अगर किसी लड़की का बलात्कार होकर मर्डर हो गया और उसको अगर जॉब पर रात में जाने लगा, तो उन्होंने तो ये कह दिया था कि लड़कियां रात को निकलती क्यों हैं घर से बाहर। और भोजन को लेकर उन्होंने, राज बब्बर जी ने कहा था कि भाई मैं तो जो है ना इतने कम में अमाउंट में भोजन कर सकता हूँ कहीं पे बैठ के। तो वो उनको उस समय दनादन दूरदर्शन के कार्यक्रम मिल रहे थे, नेता बन गए थे और खुद तो बढ़िया खा रहे हो, तो देश ने कहा भाई आप कैसी ऐसी असंवेदनशील बातें कर सकते हो। और अब कहीं ना कहीं बीजेपी का भी वही जो है ना, कहते हैं ना अल्टीमेट पावर करप्ट, कि जब किसी के पास बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है, अत्यधिक शक्ति आ जाती है, तो वो उसको भ्रष्ट कर देती है। कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ तो ये समस्या नहीं हो रही सर। हाँ, वो राज बब्बर की स्टेटमेंट तो मैंने देखी थी। वो कह रहे थे कि 5 रुपए में जाओ मस्जिद में, आप इतना सारा चावल लेके खा सकते हैं और सब्जी लेके खा सकते हैं। वो मुझे याद है टीवी के ऊपर आता था। तो ये तो उस समय हो सकता है हो, मिलता भी हो। अलग अलग जगह की बात है, 10 रुपए का भी मिलता है, 5 का भी मिलता होगा। लेकिन मैंने तो खाया नहीं 5 नहीं, का। कांग्रेस ने बाकी खुद ही 18 रुपए की थाली शुरू करी थी उस समय, आहार। हाँ जी, अच्छा, वो जो जमता आहार था थी, जी। वो आहार का जो सिस्टम है वो केजरीवाल जी ने भी नहीं चलाया। केजरीवाल जी के मित्रों के रेस्टोरेंट होंगे तो अच्छा। उन्होंने कहा भाई बंद कर दो, ये 18 रुपए में आहार नहीं चलेगा, 20 रुपए में आहार नहीं चल सकता। मैंने खुद उसमें खाया है, जंतर मंतर पे कई बार खाया है। तो खैर, ये थे मेरे साथ प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी, और हमने चर्चा करी बेलगाम होती बीजेपी पे। उम्मीद है कि ये बातें सब राजनीतिक दलों पे लागू होती है कि वे अपने सिद्धांतों को ना छोड़े। आप यदि मुझसे डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें लेना चाहते हैं और अमृतलाल रावल जी द्वारा लिखित या प्रकाशित किताबें जो कि इंग्लिश में है, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं 8527533051, 8851188170। और एक व्हाट्सएप नंबर है 8447913116, और हमारी बुक्स की वेबसाइट है nspmart.com। थैंक यू वेरी मच सर। जय भीम, जय भारत, तुम्हें बुद्धा है। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।